ओम शांति। पिछले क्लास में न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस कर चुका था। लास्ट फेज है केमिकल काइनेटिक्स का, कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें आपको दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी टर्मिनोलॉजी 1 मार्क्स में रिपीटली पूछा गया है, इसलिए आप काइंडली एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन जरूर याद रखेंगे। फिर इसके बाद जो अर्हेनियस इक्वेशन है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देना चाहता हूँ कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन अकर्स ड्यू टू कॉलिजन अमंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। मतलब कि अर्हेनियस का कहना है कॉलिजन थ्योरी में कि कोई भी रिएक्शन जो होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कोलाइड होने से होता है। लेकिन आप जब एनर्जी सप्लाई करते हैं या एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है तो कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थोड़ा ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कुछ आपको कम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो कॉलिजन जो होता है वो डिफरेंट या मॉलिक्यूल में आपका अलग अलग कॉलिजन होता है। सम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड मोर इम्पैक्ट, ज़्यादा टक्कर से होगा, एंड सम reactant molecule collide moderately. That means you can say the every collision is not responsible to lead to formation of product. तो ऐसा नहीं कि reactant molecule collide होता है तो वो आपका reactant convert हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी चाहिए reactant molecule को जो इफेक्टिवली कोलाइड करे। एक सर्टेन इम्पैक्ट होना चाहिए ताकि बोन ब्रेक हो जाए, और जब बोन ब्रेक करेगा तो फिर आपका न्यू बोन बनेगा, तो फिर रिएक्शन यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आपको मैं यहाँ लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी केमिकल रिएक्शन अकर्स ड्यू टू कॉलिजन अमंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बट एवरी कॉलिजन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज डजंट ब्रिंग केमिकल चेंज। जो आपका केमिकल चेंज नहीं होता है जिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, तो उस कोलिजन को हम इफेक्टिव नहीं बोलेंगे। तो द कोलिजन दैट एक्चुअली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। तो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, एक सर्टेन इम्पैक्ट होना चाहिए ताकि आपका वो बॉन्ड जो हो आपका टूट जाए। इनफैक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द केमिकल चेंज टू फैक्टर्स मस्ट बी। अब यहाँ इस थ्योरी में ये आया कि ऐसा नहीं कि सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड होगा और वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी जरूरी है। माने जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जैसे अभी हम यहाँ एक एग्जांपल के रूप में कह रहे हैं, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए है और दूसरा रिएक्टेंट बी भी है। अब टक्कर तो आप ऐसे डायरेक्ट भी हो सकता है और आपका ये तिरछा भी हो सकता है, और एक ऐसा भी डायरेक्शन हो सकता है जो इधर से एकदम ठीक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड के बीचों बीच टक्कर होगा। तो देखिए टक्कर एक ये भी डायरेक्शन है, एक ये भी डायरेक्शन है, एक ये भी डायरेक्शन है, इसलिए आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन भी जरूरी है। तो यहाँ पर दो बात आपको ध्यान में रखना है, कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड होगा इन प्रॉपर ओरिएंटेशन में, प्रॉपर डायरेक्शन में। यदि आपका इफेक्टिव कॉलिजन हुआ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का और प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हुआ तो वो रिएक्शन नहीं होगा, या प्रॉपर ओरिएंटेशन है लेकिन वो इफेक्टिव कॉलिजन नहीं, तब भी रिएक्शन नहीं होगा। तो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसमें दो चीज़ होना जरूरी है। तो जब आप एनर्जी सप्लाई करते हैं तो अभी जस्ट मैं बताया कि अलग अलग मॉलिक्यूल जो है अलग अलग अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, अकॉर्डिंगली वो कोलाइड करता है। तो सारा मॉलिक्यूल यदि कोलाइड होता तब तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका बहुत ज़्यादा हो जाता। हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होने के पीछे यही कारण है। ऐसा नहीं कि जितना मॉलिक्यूल डाल दिया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली कोलाइड होगा, बल्कि उसमें और डिस्टर्बेंस भी होने लगता है। डिस्टर्बेंस कॉलिजन के इधर कभी इधर टकराया कभी उधर टकराया, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो सकता। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपका एक डब्बा में 2-4 पेबल्स डाल दीजिए और उसको सेक कीजिए तो आपको उसका क्रैकिंग साउंड आप
सुनिए। फिर आप क्या कीजिए कि उस डब्बा में आपका छोटा छोटा पेबल आपको पूरा भर दीजिए और उसको आप सेक कीजिए, तो आपको मच क्रैकिंग साउंड नहीं आएगा। तो कहने का मतलब किसी रिएक्शन वेसल में ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो गया तो इसका मतलब नहीं कि सारा का सारा वो इफेक्टिवली कोलाइड होगा और आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड होगा और वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आएगा। हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होने के पीछे ये इसका काउज हम कोलिजन थ्योरी के आधार पे दे सकते हैं। हायर क्लास में जाएंगे तो इसमें भी आपको ड्रॉबैक आया, ये भी बहुत सा ड्रॉबैक आने के कारण बहुत सा रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। जैसे आपका कह सकते हैं जो एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, माने एक्सप्लोजन के साथ होता है, वहाँ ये कंसेप्ट लागू नहीं हो पाता है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, वहाँ नहीं हो सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में बैकवर्ड होता है, तब वहाँ ये पर ये कोलिजन थ्योरी आपको लागू नहीं हो पाता है। ऐसे बीच में एक कंसेप्ट आया कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, तो इसके आधार पे कुछ रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन होता है। फिर आपका हायर क्लास में जाएंगे तो इसका मॉडिफाई हुआ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी एक्सप्लेनेशन हो जाता है उसमें, ट्रांजिशन स्टेट जब आता है। तो एनीवे तो अभी आपको इस थ्योरी के आधार पे आपका 2 पॉइंट याद रखना है, इफेक्टिव कोलिजन। तो वैसे ही इसको अभी आप समझ लीजिए दूसरे तरीके से। सपोज यू डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफी अमंग द चिल्ड्रेन्स, ऑल चिल्ड्रेन बिकम हैप्पी बट ऑल आर नॉट इक्वली हैप्पी। कोई बहुत ज़्यादा खुश होगा, कोई कम खुश होगा। उसी तरह जब आप एनर्जी सप्लाई करते हैं रिएक्शन के दरमियान में, तो अलग अलग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, अकॉर्डिंगली कोलिजन उसी का आधार पे होता है। फिर प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना जरूरी है। तो आप दूसरा एग्जांपल में ऐसे समझ सकते हैं कि डैमेजिंग ऑफ कार एक्सीडेंट डिपेंड्स अपॉन द इम्पैक्ट एज वेल एज द डायरेक्शन। जैसे दो कार टकराता है, एक्सीडेंट करता है, तो उस कार का डैमेज जो है 2 बात पे डिपेंड करता है, कितना जोरदार टक्कर हुआ और आप डायरेक्शन क्या है। जैसे तिरछा होकर टकराया तो उसमें ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, ठीक एक कार के ठीक बीचों बीच में आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज होगा। सामने टकराएगा तो डैमेजिंग अलग अलग हो जाएगा। अब मान लीजिए एक्सीडेंट है लेकिन बहुत कार स्लो था तो उतना डैमेज नहीं होगा। तो सेम उसी तरह से समझ लीजिए कोई भी रिएक्शन होने के लिए 2 फैक्टर वहाँ जरूरी है, दैट इज द इफेक्टिव कोलिजन एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है। और अब ये दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर लीजिए, ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन हैज इट्स एनर्जी बैरियर। हर रिएक्शन का अपना अपना एनर्जी बैरियर है। कोई कम एनर्जी से ही रिएक्शन हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। जिसे हर स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग जो है आपका लेवल अलग अलग होता है। कोई थोड़ा सा बता देने से समझ जाता है, कोई थोड़ा 2-3 बार रिपीट करेंगे, ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ता है उसको समझाने के लिए। हर स्टूडेंट का अपना अपना एनर्जी बैरियर है फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो उसी तरह आप यहाँ भी रिएक्शन का समझ लीजिए, हर रिएक्शन का अपना अपना एनर्जी बैरियर होता है, और जब तक वो रिएक्टेंट अपना एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो रिएक्शन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए आप ग्राफिकली। जैसे 2 तरह का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपका एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जब प्रोडक्ट का जो इंटरनल एनर्जी होता है या आप पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे रिएक्टेंट से कम होता है। तो जैसे ये रिएक्टेंट है, अब ये एनर्जी का है एक्सिस, और ये टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे एनर्जी आपका, तो ये इस तरह से आप ले सकते हैं। देखिए ये प्रोडक्ट है, इसका एनर्जी कम है, इसके पास हाई एनर्जी पजेस कर रहा है, इसका एनर्जी कम पजेस कर रहा है। तो यानी जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा तो ये दैट पजेस लो एनर्जी, तो इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो इसका एनर्जी बैरियर ये है, देखिए इसका एनर्जी बैरियर, ठीक है। और ये कितना एनर्जी रिलीज करेगा ये डिपेंड करता है आपका, ये इवन हुआ इसके लिए, और ये इसके लिए आपका जो हुआ ये हुआ। तो ये आपका जो डिफरेंस हो गया डेल एच आपका निकलेगा। ठीक है। तो ये आपका एक्सोथर्मिक फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
फिर दूसरा ग्राफ आप ले लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट हाई एनर्जी पजेस करता है, रिएक्टेंट कम एनर्जी में रहता है। तो आपका ग्राफ इसका ऐसे होगा, हाई एनर्जी ये प्रोडक्ट हो गया, तो इसका एनर्जी बैरियर यहाँ हो गया आपका, ठीक है। ये इतना एनर्जी, ये एनर्जी है, ये हाई एनर्जी पजेस कर रहा है, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट तभी होगा जब ये उतना एनर्जी उसको मिलेगा तब प्रोडक्ट में जाएगा। तो इसलिए ये रिएक्शन के दरमियान में ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि प्रोडक्ट में होने के लिए उसको हाई एनर्जी चाहिए, तो ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हुआ, और ये हुआ एनर्जी का एक्सिस, ठीक है। तो ये दो आपका ग्राफ हुआ, ये इसका एनर्जी बैरियर है। अब इसको समझना है थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी और दूसरा टर्म है एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को ऐसे समझिए, आपका हर रिएक्टेंट का अपना एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। अब वो रिएक्टेंट को एनर्जी मिला, वो एनर्जी इतना मिल गया कि ये जो पीक पॉइंट हुआ ना, उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बीच का इंटरमीडिएट स्पेसिज होता है। तो अब यहाँ पर रिएक्टेंट वो वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में जाकर भी वो जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, वो बैक भी हो सकता है, या क्रॉस एनर्जी बैरियर क्रॉस कर गया तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो केमिकली चेंज हो गया। तो आपको यहाँ समझना है इसका एनर्जी बैरियर का। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमको एक दीवार है और हम लोग स्टूडेंट लोग जैसे दीवार को फांदता है, ठीक है, ये दीवार को जंप करके फांदना है, इसको क्रॉस करना है। तो कुछ स्टूडेंट तो इसको क्रॉस कर जाता है, कुछ स्टूडेंट का उतना एनर्जी नहीं होता है, वो यहाँ आके अटक जाएगा, या तो ये लटक जाएगा यहाँ पर। तब पीछे से कोई क्या करेगा, इसको पुश करेगा, कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा देगा, तो यानी ताकत देगा, फोर्स देगा, तब वो उस साइड जाएगा। तो सेम यहाँ रिएक्टेंट के साथ भी है। ये रिएक्टेंट आपको ट्रांजिशन स्टेट में गया, यानी यहाँ पर एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, ठीक है, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए जितना से वो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच गया। और वहां पहुंचने के बाद देन एक्स्ट्रा सर्टेन मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड सो दैट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो यहां से जो एक्स्ट्रा मोर एनर्जी की जरूरत पड़ता है ना, उस एनर्जी का नाम दिया गया है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन दे सकते हैं आप कि इट इज डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी required for the reactant so that reactant convert into the product या that lead to formation of the product। ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी का हुआ, यानी आपका एनर्जी बैरियर तक पहुंच जाए उतना। एक इनिशिएटिव एनर्जी होता है, माने रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। अब एक इतना एनर्जी चाहिए ताकि एनर्जी बैरियर तक पहुंच जाए, और वहां के बाद फिर एक्स्ट्रा मोर एनर्जी जो एवरेज एनर्जी हुआ यहां तक जाने के लिए, कि इस पीक पे जाने के लिए एक मोटा मोटी एवरेज एनर्जी चाहिए। तो एवरेज एनर्जी के बाद जो है आपको एक्स्ट्रा, चूंकि थ्रेशोल्ड में क्या बोला कि वो आपको वहां पहुंचने के बाद जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा तब उतना एनर्जी को आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। तो यानी यहां पहुंचने के बाद जो एक्स्ट्रा मोर एनर्जी जो आ रहा है थ्रेशोल्ड में, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। इसलिए मैथमेटिकली इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को EA से रिप्रेजेंट करते हैं, A से एक्टिवेशन, एंड दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी मैथमेटिकली। थ्रेशोल्ड एनर्जी और माइनस तुम्हारा आपका एवरेज एनर्जी हो गया, एवरेज एनर्जी। तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज मोर एंड अबव देन एवरेज एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू रिएक्टेंट साइड सो दैट इट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। माने रिएक्टेंट में इतना एक्स्ट्रा मोर एनर्जी चाहिए ताकि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके और वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहाँ पर थोड़ा अर्हेनियस इक्वेशन जो मैथमेटिकल कंसेप्ट जो दिया है उसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट,
Arrhenius concept. The rate constant for reaction is directly proportional to exponential factor E minus EA बाय RT. एक फैक्टर है एक्सपोनेंशियल टर्म. EA जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये R जो है मोलर गैस कांस्टेंट है, लेकिन एनर्जी के टर्म में इसका वैल्यू 8.31 जूल केल्विन पर मोल आप लिख सकते हैं. और T जो है यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. तो न्यूमेरिकल में जब आएगा डिग्री सेल्सियस में होगा तो आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में आपको बदलना होगा. तो ये भी ध्यान देना है. T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर में लिया गया. अब इसमें प्रोपोर्शनल साइन हटा दीजिए और यहाँ एक कांस्टेंट दे दीजिए A. तो जिसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. A यहाँ क्या कहलाता है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ठीक है. अब इसको हम लोग, ये रेट कांस्टेंट हुआ और ये EA बाय RT हो गया. तो हम लोग यहाँ पर यदि ग्राफ प्लॉट करते हैं K और टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में, तो टेम्परेचर देखिए आपका बढ़ेगा तो ये नेगेटिव वैल्यू में जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा हो जाएगा. तो ये ग्राफ आप यहाँ पर ले लीजिए. इसके लिए ये आपका हो गया K और ये हो गया टेम्परेचर. तो ये इस तरह से ग्राफ आएगा. ठीक है. अब हम लोग एक्सपोनेंट टर्म को हटाना चाहते हैं, तो आप ई जो है तो आपको नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर ले सकते हैं ऑन टेकिंग नेचुरल लॉग, ln से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको, नेचुरल लॉग इन बोथ साइड्स. तो आप यहाँ ln k ले सकते हैं इक्वल ln a इंटू ई टू दी पावर माइनस EA बाय RT. अब इसको हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं. तो आपका ये दो फैक्टर है यहाँ पर, ध्यान देंगे. आप प्रोडक्ट जो है समेशन के बराबर होता है. तो ln यहाँ पर k हो गया इक्वल्स ln a प्लस ln ई टू दी पावर माइनस EA बाय RT. ठीक है. अब यहाँ पर लिख लीजिए 2.303 नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पहले बता चुका हूँ मैं. लॉग के इक्वल यहाँ पर भी 2.303 और लॉग ये a हो गया और प्लस ये पावर बाहर आ जाता है और यहाँ बेस e है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा. नेचुरल लॉग e है और बेस e है तो ये 1 के बराबर होता है. तो ये बाहर कर दो इसको, माइनस EA बाय RT. ठीक है. तो अब यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो गया. 2.303 लॉग ए माइनस EA बाय RT हो गया. ठीक है. अब इसको उधर ले जाइए जरा, 2.3 एक तरफ कर दीजिए इसको वैल्यू को. तो क्या हो जाएगा? लॉग, ये लॉगरिथम फॉर्म में आ रहा है, वो था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. लॉग के इक्वल क्या हो जाएगा? ये तो कट जाएगा, इधर डिवाइड होगा तो सिर्फ लॉग a आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर नीचे आ जाएगा EA बाय 2.303 RT. ये एक्सप्रेशन हुआ. ये दूसरा इक्वेशन जो हुआ तो लॉगरिथम आर्हेनियस इक्वेशन इन लॉगरिथम फॉर्म में ये लिखेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका ये वाला लिखेंगे, जिससे आपको ये लाया गया है k इक्वल a e टू द पावर माइनस EA बाय RT. ये इक्वेशन हो गया. तो इसके आधार पे ग्राफ ये हुआ. अब यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल टर्म है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट. तो आपको यहाँ पर देखिए एक ये y मान लो और ये mx ले लो, ये कांस्टेंट टर्म हो गया. किसी भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स होता है. ये mx हो गया और यहाँ पर ले लीजिए c ले लीजिए यहाँ प्लस, भले यहाँ माइनस है तो आप प्लस करके ये माइनस आ जाएगा, यानी ग्रेडियंट में नेगेटिव में आ जाएगा. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? स्ट्रेट लाइन इंडिकेट कर रहा है. तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे आपका इसका, तो उसके लिए ग्राफ ये है. लेकिन जब आप लॉगरिथम फॉर्म वाला में आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा. तो यहाँ पर ले लीजिए लॉग के और ये ले लीजिए 1/t. तो आपका ग्राफ ऐसे मिलेगा, माने एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा. और इसमें आपका स्लोप जो लिखेंगे
आप देख लीजिए, एम से इक्वेट कीजिए इसको, माइनस में आ जाएगा ये, तो स्लोप बराबर माइनस ई ए बाय 2.303 आर हो जाएगा। ठीक है, ये वेरिएबल टर्म है, तो ये स्लोप याद रखेंगे नेचुरल लॉग में, तो ये सब भी आपको काम आ जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स तुम्हारा ये आया लॉगरिथम फॉर्म में आपका अर्हीनियस इक्वेशन को। अब इसको हम लोग एक और मोड बना सकते हैं जो दो डिफरेंट टेम्परेचर में हो, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, द अर्हीनियस इक्वेशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन में कैसे आएगा। ये तो एक सिंगल टेम्परेचर में आपका रिलेशन हुआ, अब दो अलग अलग चूंकि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो मान लीजिए आपका T1 टेम्परेचर में रेट कांस्टेंट K1 हुआ, तो T2 टेम्परेचर में उसका क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ले लेंगे, जैसे ये आपका K इक्वल क्या है, e टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर T1 ले लीजिए, तो रेट कांस्टेंट 1 है, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर मान लो आप टेम्परेचर T2 में देखना चाहते हैं, तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, K2 इक्वल ई टू दी पावर माइनस, यहाँ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, छूट गया है, ये ई ए बाय आर T2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग दो डिफरेंट टेम्परेचर में रिलेशन चाह रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, तो ये इक्वेशन 1 डिवीजन 2 क्या हो गया, वी हैव डिराइव हो गया K1 बाय K2 इक्वल क्या हो जाएगा, ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर T1 और ए ई ए माइनस ई ए बाय आर T2, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए बेस तो ई है, अब दोनों तब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक साथ कर दीजिए माइनस ई ए बाय आर T1 और प्लस हो गया ये ई ए बाय आर T2। ठीक है, अब कॉमन ले लीजिए, ई ए और आर तो कॉमन है, बाहर कर दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई टू दी पावर, यहाँ प्लस वाला ले लीजिए पहले, ई ए बाय आर, तो यहाँ पर प्लस वाला 1 बाय T2 रह गया और ये माइनस 1 बाय T1 रह गया। ठीक है, तो ये हो गया K1 बाय K2। अब देखिए ई को हटाना है तो फिर नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा, तो पावर बाहर आ जाएगा, तो ये 1 का वैल्यू आ जाएगा, तो फिर इसको हम लोग ऑन टेकिंग लॉग इन ऑन टेकिंग नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग क्यों लेते हैं हम लोग, इसलिए कि कोई भी रिएक्शन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है, इसलिए हम लोग चूंकि नेचुरल लॉग में बेस जो होता है एक्सपोनेंशियल टर्म ई होता है और कॉमन लॉग में बेस 10 होता है, पहले भी मैं बताया था, तो इसी के आधार पर नेचुरल लॉग लेते हैं, दैट इज माने ln लेना पड़ता है, तो यहाँ पर आ जाएगा इन बोथ साइड लेना पड़ेगा, इन बोथ साइड, तो ln K1 बाय K2 हो गया और इधर जो हो गया ln E, अब यहाँ पर ई ए बाय आर कॉमन हो गया 1 बाय T2, ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 बाय T1 T2, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये पावर बाहर आ जाएगा, तो ये 1 के बराबर ln E 1 के बराबर हो जाएगा, तो इसको ले ही आइए ई ए बाय आर, और ये हो गया T1 माइनस T2 और ये T1 T2 हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको कॉमन लॉग में बदल दीजिए, तो यहाँ फैक्टर मल्टीप्लाई करना होगा, तो लॉग हो गया अब K1 बाय K2, अब यही रिलेशन क्या हो गया, अब यहाँ से देखिए यही रिक्वायर्ड रिलेशन है अर्हीनियस इक्वेशन का, T1 माइनस T2 और T1 इंटू T2। ठीक है, ये इसको उधर ले जाइए, तो अब ये एक फाइनल रिलेशन आ गया, लॉग K1 बाय K2 इक्वल क्या हो जाएगा ई ए बाय 2.303 आर और ये T1 माइनस T2 बाय T1 T2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द अर्हीनियस इक्वेशन, ये अर्हीनियस इक्वेशन है इन टू डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन, अर्हीनियस इक्वेशन इन टू डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन। तो देखिए यहाँ पर टर्म है रेट कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी है, टेम्परेचर 2 है, तो इसमें आपका एकदम फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल रहता है इसका, लेकिन आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें महंगा आएगा और इसमें आपको लॉग एंटी लॉग यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए आपको बार बार मैं बोलता हूँ कि लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल सबको देखना आना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग
इसका न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। लाइन चला गया है इसलिए मैं यहीं छोड़ देता हूँ। ओके, थैंक यू।